औलाद संबंधी सावधानी। ये वाला सावधानियां का उपाय। हाँ जी। यदि बच्चे मरते हों या गर्भपात होते हैं, इनको इनएविटेबल अबॉर्शन कहते हैं भाई। और डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं कभी कभी होता। तो गर्भवती स्त्री के बाजू पर लाल रंग का धागा बांधना चाहिए, जो सूती हो, चमकदार ना हो, ध्यान रखिए। और ये कभी अबॉर्शन नहीं होने देगा। और उस धागे को बच्चे के जन्म के बाद उसके पेट के इर्द गिर्द बांधना चाहिए और स्त्री के बाजू पर नया धागा बांधना चाहिए। जो 11 महीने बाद कर रखना चाहिए। इसके बाद गणेश जी की आराधना करें। केतु है, औलाद केतु है, नर औलाद के बारे में कहा गया है। गणेश जी इसके आराध्य हैं केतु के। गाय को हरा चारा खिलाइए। तो शुक्र का एक अंश केतु भी है, तो शुक्र को खुश कीजिए, केतु ठीक रहेगा। बच्चे का जन्म हो तो एक बर्तन में दूध और दूसरे में खांड डालकर हाथ लगवा कर कायम करें तथा बच्चे के जन्म के बाद धर्मस्थान में पहुंचा दें। ये सेफ एंड नॉर्मल डिलीवरी के लिए होता है। बहुत कामयाब उपाय है ये। यदि वर्षफल में राहु मंदा हो तो जौ पानी की बोतल में भरकर सिरहाने रखें, बच्चे की पैदाइश आराम से होगी। जौ ले लीजिए, एक बोतल में डालिए, उसमें पानी डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए, भर के और उसके सिरहाने रख दें, दिक्कत नहीं आएगी। आगे लिखा है, यदि समय के लिए घर से बाहर जाना हो, नदी पार करते समय कोई नदी रास्ते में है, तांबे के सिक्के पानी में डालने चाहिए। ये औलाद की सेहत के लिए होता है। तंदूरी मीठी रोटियां जिन्हें लोहा ना लगे, यानी गुड़ वाले आटे की रोटियां बनवा के बिना लोहा लगे उसे कुत्ते को और किसी साधु संत को, जो दरवेश होते हैं, उनको खिलाएं। और यदि बच्चे पैदा होते ही मरते हों तो मीठी रोटियों की जगह नमकीन रोटियां बांटे। मंगल 6 में हमने एक जगह कहा भी था कि मीठे से पहले नमकीन बांटना चाहिए। ये उसके लिए उपाय है। धर्म स्थान में जन्मे बालक की आयु लंबी होगी। उसके बाद कुतिया का नर बच्चा जो अकेला पैदा हुआ, पालने से परिवार में बरकत हुआ करती है। कुत्ता कोई भी पालो, परिवार में बरकत होती है। संतान की उत्पत्ति के लिए बहुत नेक उपाय है। वही केतु का उपाय है। पालना ही पड़ेगा मैडम। हाँ जी। औलाद संबंधी फिर विशेष आ गया। मंगल और शनि एक साथ हों, ठीक समय पर, मगर कुत्ते देर से होंगे। पर वही छोटे होंगे, मतलब सभी आते। चंद्र टेरे में 2 नवग्रहों के साथ संतान साथ हो तो संतान दीर्घायु होगी। बड़ा साफ सी बात है। नवग्रह 3 ही है, मंगल, बृहस्पति और सूरज। कोई भी 2 नवग्रह साथ होंगे तो चंद्र को बल मिलेगा, नवग्रह को भी तो बल मिलेगा, तो संतान दीर्घायु हुआ करती है।
केतु को कोई हानि नहीं होगी। खाना नंबर 5 में पापी ग्रह हों तो संतान के गर्भ में नष्ट होने का भय रहता है। पापी ग्रह कौन कौन से होते हैं? राहु और केतु। शनि इनके साथ हो जाए तो ही पापी हो जाता है, 3 पापी हो गए। शुक्र बुध मंगल खाना नंबर 3 में इकट्ठे हों, खाना नंबर 9 और 11 खाली हो तो शादी और संतान में बाधाएं आया करती हैं। यहाँ शुक्र बुध तो दोस्त है, मंगल शुक्र का दोस्त है, बुध का दुश्मन है। अब बुध मंगल की हानि करेगा, इसलिए रुकावटें पैदा आएंगी। सूर्य खाना नंबर 6 में मंगल और चंद्र टेवे में खराब हो तो संतान के नष्ट होने का भय। खाना नंबर 6 केतु का है, 10 में मंगल हो, सूरज और मंगल आप एक दूसरे की दोस्ती पर होंगे, केतु बर्बाद होगा। और साथ में चंद्र लिख दिया, चंद्र भी केतु की कुर्बानी देता है। यदि टेवे में मंगल और बुध इकट्ठे हों तो शनि राहु स्वभाव का होता है, नीच के राहु स्वभाव का होता है, हर तरह की परेशानियां रखता है, सिवाय सिर्फ औलाद का नहीं। औलाद को जिंदा रखने का कारक मंगल नेव हुआ करता है। अब मंगल बद हो जाएगा। और डॉक्टर साहब चंद्र केतु की कुर्बानी क्यों देगा? चंद्र तो बृहस्पति सूर्य और मंगल पे अपनी बला डालता है बलि के बकरे में। सूरज कहाँ पे लिखा है जी, बताइए जरा मेरे को। नहीं, चंद्र क्या कहा मैंने? बोला था चंद्र केतु की बलि देगा। चंद्र किसी की बलि नहीं देता, चंद्र अपनी बला बृहस्पति और सूर्य पे डालता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म? अभी आपने कहा ना कि हाँ। चंद्र भी मतलब केतु की, इसलिए थोड़ा सा डाउट हुआ। हेलो, हाँ जी, मेरे से गलती होगी। ठीक है डॉक्टर साहब। बृहस्पति और शुक्र खाना नंबर 7 में हो तो चंद्र और मंगल दोनों खराब, संतान नष्ट होने का भय होता है। दोनों दुश्मन ग्रह हैं, बराबर के ग्रह हैं, लेकिन बृहस्पति शुक्र से दुश्मनी करता है। वैसे भी बृहस्पति खाना नंबर 7 में आकर संतान की हानि करवाता ही करवाता है। जिस स्त्री के टेवे में शुक्र अकेला खाना नंबर 2 या 6 में है वह बांझ होती है। और खाना नंबर 6 में नर औलाद नहीं हुआ करती, लड़कियां ज्यादा हुआ करती हैं। तो उसके लिए बृहस्पति और सूर्य का इकट्ठा उपाय किया जाता है। एक या 4 में बृहस्पति व 9-12 में बुध आ जाए तो नर संतान हो वर्षफल में, ये योग है। 9 या 12 में बुध आ जाए। खंड नंबर 1 या 4 में मंगल, 5-8 में बुध और 9-12 में बृहस्पति हो, स्त्री हो वर्षफल में। खाना नंबर 1 या 4 में बृहस्पति, 5 व 8 में मंगल और 9-12 में बुध हो। अकेला बृहस्पति 1 या 4 में आ जाए तब भी नर संतान होने के योग होते हैं या उस साल संतान होने के योग होते हैं। नहीं सर, ये वर्षफल में ये मतलब ये तीनों कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। मतलब जैसे खाना नंबर 1 में मंगल
1 या 4 में मंगल, 5 या 8 में बुध, 9 या 12 में बृहस्पति, तो पुत्री हो, मतलब तो इन तीनों में से कोई भी एक हो जाए, या तीनों उस वर्षफल में उस समय ऐसी स्थिति होनी चाहिए? या लिखा हुआ आगे 5 या 8 में बुध होना चाहिए, या 9 या 12 में आगे बुध होना, तीनों ही होने चाहिए। मतलब तीनों होने चाहिए सर, मतलब ना सब तीनों, मतलब या सब तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या मतलब ये जो तीन है, जैसे अगर अगर सपोज फर्स्ट हाउस में बृहस्पति आ गया, क्या कहते हैं, तो नरसंतान होगी, मतलब हाँ जो जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर खाली 5वें में मंगल आ गया तो भी नरसंतान होगी जो है, हम्म। और 9वें में अगर बुध आ गया तो भी नरसंतान होगी। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर फुलफिल होती है तो मतलब उस केस में ये एप्लीकेबल होगा। और लिखा हुआ सब, या तीनों में कोई नहीं, और लिखा है। बृहस्पति और मंगल में कौमा दिया हुआ है, और 9 या 12 में कोई, यानी बुध का नारसिंह से कोई ताल्लुक नहीं है। मंगल और बृहस्पति का, सिर्फ बृहस्पति का नारद संतान से ताल्लुक है, या वर्ष फल में केतु कायम होना चाहिए, फल नंबर 1, 5, 9, 7, तो उस साल संतान होने के योग होते हैं पक्का। आगे चले। आगे है जी, फल नंबर 1 या 4 में बृहस्पति, 5 या 8 में बुध, और 9 या 12 में मंगल, तो पुत्री होगी। यहाँ पे कौमे कौमे लिखे हुए हैं, तो एक ग्रह की बात कर रहा है।